बिग हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सोच रहे होंगे ये धरती घूम रही है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी which is rotation as well as revolution of earth. along with that हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेगमेंट है, आप सब लोगों ने इसे अर्लियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, बट हम इसे डिटेल में देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। जी हाँ, हमें पता तो होता है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, बट उनका सिग्निफिकेंस क्लाइमेटोलॉजिक पर्सपेक्टिव से क्या होगा और उसके साथ साथ उनका यूटिलाइजेशन हम हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास। ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है और इस हमारी जो सीरीज है उसमें चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन और कुछ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन की बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जब भी हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें समझना होता है वो ये होता है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन। बिकॉज जब भी हमें अगर किसी को भी अपने घर का एड्रेस बताना है तो आप हमेशा आज तो बोल देते हैं कि हाँ जी मेरे घर का एड्रेस ये है, बट उस घर के एग्जैक्ट एड्रेस के लिए जब जीपीएस उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचाता है आपको, तो किस चीज की सहायता से पहुंचाता है? वो आपको पहुंचाता है आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से। इसी वजह से अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी भी ट्रैवलर को नेविगेट करने में बहुत आसानी होती है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमने हमारी धरती के ऊपर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए डेवलप किया है। सो प्राइमरीली अगर आपसे कोई पूछे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप बताएंगे सर अगर मुझे नेविगेट करना है तो आई नीड व्हाट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सेकेंड, अगर मुझे किसी भी जगह की मैपिंग बनानी है या वहां के मैप्स क्रिएट करने हैं तो मेरे को पता है कि इस धरती के ऊपर हर लोकेशन का एक यूनिक लैटिट्यूड और एक यूनिक लॉन्गिट्यूड है। अब ये होते क्या है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, बस पहले हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। Why we need to know about the latitude and longitude? So primarily if I want to know about the location, exact location, if I want to navigate in any region, I have to have the basic understanding of latitudes and longitudes. सेकेंड, मैपिंग और कार्टोग्राफी के अंदर मतलब अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे मैप बनाना है किसी एक एरिया का, उसके लिए मुझे वहां के यूनिक रीजन, यूनिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता होगी। सेकेंड चीज। थर्ड, अगर मैं बात करता हूं, आप सब लोगों ने सुना होगा कि रशिया में बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। इंडिया में भी ये बात आती है कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो एक सिंगल टाइम जोन है पूरे भारत के लिए। और बहुत बार बीच बीच में ऐसी बातें आती हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर डिमांडिंग दैट हमें एक और टाइम जोन चाहिए हमारे लिए। तो वो टाइम जोन्स किस पे डिपेंड करते हैं, क्या इस टाइम जोन की स्टोरी होती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। थर्ड, अगर मान लो किसी एक रीजन के अंदर बारिशें हो रही हैं या वहां पे हवाएं किस हिसाब से चल रही हैं, वहां का क्लाइमेटिक वेरिएशन कैसा है, वहां पे टेम्परेचर की क्या स्थिति होगी, इन सब की जानकारी भी हमें लैटिट्यूड्स की सहायता से मिलती है। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूं कि हाँ जी मेरे को, अगर मैं रहता हूं इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, अब ये इक्वेटोरियल रीजन क्या है सर, ये लैटिट्यूड ही तो है। इक्वेटर एक लैटिट्यूड है। कौन सा लैटिट्यूड है सर? एक ऐसा लैटिट्यूड जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, बिल्कुल अर्थ के बीच में से जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम जब रोटेशन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा ये ऐसा रीजन है जहां पे जो इंसोलेशन है यानी कि जो सनलाइट है वो सबसे ज्यादा है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन मतलब जो सन की रोशनी है वो बहुत ही डायरेक्ट है। जब यहां पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा है तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि सर वहां की जो धरती होगी वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब यहां की धरती गर्म हो जाएगी तो यहां पे आने वाली सारी हवा जो इसके संपर्क में आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, अगर ये सरफेस गर्म है तो इसके ऊपर जो हवा ठहरेगी वो भी गर्म हो जाएगी। और गर्म चीज हमेशा क्या होती है, हल्की होती है और कहां आने की कोशिश करती है, ऊपर की ओर आने की कोशिश करती है। जैसे ही हवा ऊपर उठेगी यहां पे बादल बनेंगे और बादल बनेंगे तो यहां पे क्या होगी, रेनफॉल होगी। सो ये हमें कैसे पता लगा,
प्राइमरी चीज जिससे मैंने ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया वो था इक्वेटर। और इक्वेटर क्या है? एक लैटिट्यूड ही तो है। सो हमें अगर लैटिट्यूड के बारे में पता होगा तो हम वहां के क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स की भी जानकारी बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमें जो हमारे और पूरे इस यूनिवर्स के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी कुछ अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं और ये बताते हैं कि कौन से इवेंट्स इस धरती के ऊपर कहां पे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। आप सुनेंगे कि हाँ ठीक है, कोई एक एस्टेरॉइड आ रहा है जो कि धरती की ओर बढ़ रहा है। अब हमें वो उस धरती के ऊपर कहां पे जाके वो स्ट्राइक करेगा, उसकी लोकेशन बतानी है। तो बेसिकली अगर मान लो मैं किसी भी तरीके से अगर लैटिट्यूड की बात करता हूं तो मुझे हमेशा एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज लोकेशन। दैट इज लोकेशन। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मेरे पास हैं तो मुझे हमेशा उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, अभी यहां तक जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने बोला अगर मेरे पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जानकारी है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की जानकारी है तो इससे मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा जो मुझे मिलेगा दैट इज फॉर नेविगेशन। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता हूं तो नेविगेशन में मुझे ये मदद करने वाला है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, इसकी वजह से मैं कार्टोग्राफी यानी कि मैप बना सकता हूं। कार्टोग्राफी के अंदर ये मुझे क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से जो जीपीएस है ये काम करते हैं और इन्हीं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम क्लाइमेट के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम जोन्स के अंदर हमारी मदद करते हैं। उसके साथ साथ जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये एस्ट्रोनॉमर्स भी इस्तेमाल करते हैं किसका, इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, टू टेल अस द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द एंटायर हैपनिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। सो दिस इज समथिंग वी हैव डेल्ट व्हाट एग्जैक्टली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का रोल इज। देखो, रोल पता लग गया, हमें यह भी पता लग गया। सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आया था वो ये था, वाई टू नो अबाउट दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मेरे को इसका आंसर मिल गया, वाई टू नो अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दिस इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दैट। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जानने का प्राइमरी रीजन मुझे पता लग गया। ठीक है सर, फेयर इनफ है। इसके बाद और क्या है सर, ये अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है, सर ये व्हाट आर दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, जैसा कि आप इस बुक में देखेंगे आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन भी मिलेगी और बस हमें यह जानना है कि ये जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो हमारे इतना काम की नहीं है जितना ये सिग्निफिकेंस हमारे काम का है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द लैटिट्यूड। देखिए, मेरे पास अगर कोई हमारी धरती का, मैं अगर यहां पे मैं धरती बना रहा हूं, और बना तो मैं नहीं सकता हूं बट स्टिल इफ लेट्स से एज्यूम दिस इज आवर प्लेनेट अर्थ। इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइंस को डेवलप किया। सबसे पहली चीज जो हमेशा हम इस डेफिनेशन में बोलते हैं, कभी कभी हम ये लिख देते हैं इमेजिनरी लाइंस, बट ये इमेजिनरी लाइंस नहीं होती हैं बच्चा, ये इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं। क्यों सर्कल्स होते हैं? क्योंकि हमारी धरती स्फेरिकल यानी कि जियोइड शेप में है। 3 डायमेंशन में अगर आप देखेंगे और उस जियोइड को आप काटेंगे बीच में से एकदम बीच में से काट देंगे तो वो एक आपको 2 डायमेंशन में तो लाइन दिखाई देगी, बट 3 डायमेंशन में तो क्या दिखाई देगा सर, एक 3 डायमेंशन में तो ऐसे करके मुझे एक सर्कल दिखाई देगा और यही वो सर्कल है। इसी सर्कल को मैंने एक इमेजिनरी लाइन के रूप में जाना है। यही वो सर्कल है जिसे एक इमेजिनरी लाइन के रूप में जाना या इमेजिनरी सर्कल के रूप में जाना। अब ये भले ही हम लाइन बोलते हो बट यहां पे जो एग्जैक्ट वर्ड है जो हमें यूज करना है दैट इज सर्कल। ये एक इमेजिनरी सर्कल है जो कि इस धरती के ऊपर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्रिएट किया। बट किस तरीके की कन्वीनियंस ये लैटिट्यूड हमें देता है? सबसे पहले तो हम इसका टेक्निकल डेफिनेशन जान लें। टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर मान लो अगर मैं यहां पे धरती के सेंटर से
एक पॉइंट लेता हूं धरती की सरकमफ्रेंस तक, यहां से एक पॉइंट लेके यहां पे इसकी सरकमफ्रेंस तक गया, और उस सरकमफ्रेंस से जो भी सर्कल क्रिएट होगा, इस सरकमफ्रेंस से जो सर्कल क्रिएट होगा, ये एक लैटिट्यूड होगा। बट ये जो लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, कैसे इंडिकेट किया जाएगा? दिस विल बी इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द इक्वेटोरियल प्लेन। जो ये बीच की लाइन है, इससे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वही ये लैटिट्यूड होगा। मान लो जो पॉइंट मैंने अभी यहां पे कंसीडर किया है, इस पॉइंट से यहां तक की लाइन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो ये जो लैटिट्यूड हमने बनाया है ये 30 डिग्री का लैटिट्यूड होगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं 50 डिग्री का लैटिट्यूड बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहां से एक लाइन खींचा, कहां तक? अर्थ के एक सरकमफ्रेंस तक, एंड आई क्रिएटेड एन इमेजिनरी सर्कल हेयर। जो ये इमेजिनरी सर्कल मैंने क्रिएट किया, इसका जो एंगल मान लो 50 डिग्री आता है, तो ये कौन सा लैटिट्यूड होगा? 50 डिग्री लैटिट्यूड होगा। और अगर मैंने यहां से एक लाइन यहां तक बनाई और एक सर्कल बनाया और ये 80 डिग्री आया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज 80 डिग्री। सो दैट इज हाउ दीज लैटिट्यूड्स आर बीइंग मेड। जनरली हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि लैटिट्यूड जो होते हैं वो लेटी हुई लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। हाँ सही है, जो हम अपने याद रखने के लिए रख भी सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइंस हैं उन्हीं को हम लैटिट्यूड कहते हैं। और ये लैटिट्यूड आपको अभी तो मैं सर्कल की फॉर्म में बता रहा हूं, बट अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल मैनर में बनाऊं तो 2 डायमेंशनल मैनर में ये लैटिट्यूड्स कैसे होंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। 2 डायमेंशनल मैनर में सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो हमें ध्यान में रखना है दैट इज द लैटिट्यूड which is dividing the entire earth into 2 equal halves। 2 इक्वल भागों में जो लैटिट्यूड पूरी धरती को बांट रहा है उसे ही हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और वो कैसे होगा? मान लो इस पॉइंट की लोकेशन में यहां तक इस लाइन को खींचता हूं, रेड से बना देता हूं, यहां तक ये बनाता हूं, तो इसका एंगल कितना हुआ? सर इसका एंगल 0 डिग्री हुआ। यानी कि ये जो 0 डिग्री है दिस विल बिकम द बेस लाइन। यहां पे आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन हुई, जो लाइन मैं अभी बना रहा हूं, जिसने इस पूरी धरती को 2 इक्वल भागों में बांट दिया, इसे ही हम इक्वेटर की लाइन कहते हैं। इसे ही आप इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। और ये इक्वेटर का मतलब है आप कौन से लैटिट्यूड पे हैं? आप 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। कितने लैटिट्यूड पे? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। और इसने क्या किया? पूरी धरती को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वो 2 भाग कौन से हुए? ऊपर वाला भाग हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नाम से, और नीचे वाला जो भाग है उसे हम जानते हैं सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से, सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सर ये तो मुझे पता लग गया, लैटिट्यूड की टेक्निकल डेफिनेशन ये है, द एंगल मेड from the center to the circumference with the equatorial plane is something we call as a latitude। और अगर मान लो मुझे कोई कहे यहां पे, यानी कि मैं आपको इस पॉइंट पे बताना चाहता हूं ये कौन सा लैटिट्यूड है, तो आप बोलोगे सर क्या ही बात कर रहे हो, यहां से खींचा सीधी लाइन और ये एंगल कितना आया? सर ये एंगल 90 डिग्री एंगल आया, तो दिस वुड बी दी 90 डिग्री लैटिट्यूड। ये वाला जो लैटिट्यूड होगा, यानी कि ये जो होगा, इसी 90 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। मतलब ये हुआ इस 0 डिग्री से स्टार्ट करके मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री तक यहां पे ये एंगल देख लिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बट अब सर मुझे कोई ये भी कह सकता है सर इस हिसाब से तो 120 डिग्री का एंगल भी बनेगा। मैंने बोला हाँ देखते हैं, चलो आपकी बात मान लेते हैं। 120 डिग्री के एंगल के लिए वो बोला कि सर इस पॉइंट का बता दो। मैंने बोला अच्छा, ये वाला पॉइंट लिया, यहां से सर्कल घुमाया तो ये बन गया। ये वाला जो एंगल आया सर ये तो 140 डिग्री एंगल आया, तो आप क्या 140 डिग्री लैटिट्यूड होगा। मैंने बोला उसको बाबले समझ ध्यान से, जो ये वाली लाइन मैंने यहां पे खींची है वो यही वाली लाइन है जो यहां से खींची गई है।
सो जो 140 डिग्री है वही 50 डिग्री है। इसका मतलब हम मैक्सिमम कितना एंगल तक ड्रॉ कर पा रहे हैं, 90 डिग्री तक जा पा रहे हैं। और कितने से जा पा रहे हैं, 0 डिग्री से जा पा रहे हैं। कहां तक, 90 डिग्री तक। तो ये जो 0 डिग्री से 90 डिग्री है, इसे हमने देखा एक हेमिस्फेयर के अंदर, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को इंडिकेट करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे साथ, अगर आपसे कोई पूछे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो यहां पे आप देखते हैं सबसे पहला ये अर्थ की बात आती है। वेट फॉर अ व्हाइल गाइस। पैरेलल्स, पैरेलल्स ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे 3 डायमेंशन के अंदर बहुत सारी जो लाइनें बनी हुई हैं, ये अब लाइंस नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, सर्कल हैं। ये सर्कल है मेरे दोस्तों, ये सर्कल्स हैं, और जो कि आपको रिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं, रिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसने पूरे ग्लोब को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ये बात मैं अभी इसी वक्त बोल रहा हूं आप सब लोगों को, वो ये है कि जो धरती के ऊपर हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाए हैं, दे आर दी इमेजिनरी लाइंस। कोई फिजिकल लाइन भगवान ने काट के नहीं भेजी है हमारे लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है, दैट इज इक्वेटर, क्योंकि इसी इक्वेटर के माध्यम से धरती 2 भागों में बंटती है। एक भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और दूसरे भाग को सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो एस्पेक्ट हम देखते हैं, ये एक ऐसे कोऑर्डिनेट है जो कि आप देख पाते हैं कि मैंने जब बोला इस चीज को, मैं यहां पे ले आता हूं, वेट फॉर अ व्हाइल। यहां पे जब आप इसको लेके आएंगे, जो ये नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर है, इस नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप एक चीज जान गए होंगे कि जब भी मुझे किसी भी चीज का लैटिट्यूड बताना होगा, तो वो लैटिट्यूड क्या शो करेगा, वो लैटिट्यूड शो करेगा कि आप नॉर्थ में हैं या साउथ में है। सिंपल सी बात है, अगर आपको लैटिट्यूड ही बताना है तो उसी से तो पता लगा कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, क्योंकि इसी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर से ही तो आपको पता लग रहा है। यानी कि जो लैटिट्यूड्स होंगे, ये जो लैटिट्यूड्स होंगे, इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और साइड में कर देते हैं, और यहां से हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं लैटिट्यूड्स की बात करूंगा तो मैं हमेशा एक ही चीज बताऊंगा ना, लैटिट्यूड्स हमेशा मुझे जो लोकेशन बताएंगे उस लोकेशन के 2 भाग बताएंगे, या तो वो नॉर्थ बताएगा या वो बताएगा साउथ, या वो बताएगा साउथ, क्योंकि इसने 2 भागों में धरती को डिवाइड किया है, और वो 2 भाग कौन से हैं, वो 2 भाग नॉर्थ और साउथ हैं। तो अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये जो एंगल आपने 30 डिग्री लिखा है, ये 30 डिग्री क्या बताएगा, मैं बोलूंगा बेटा ये 30 डिग्री नॉर्थ है। और यही मैं यहां पे 30 डिग्री लेके आता हूं और एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये जो 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री साउथ होगा। दिस वुड बी 30 डिग्री साउथ। चलिए, अब यहां पे ये भी मुझे पता लग गया कि ठीक है, अर्थ के सरफेस पे अगर सेंटर से कोई लाइन मैंने खींची, उसका एंगल इक्वेटर से देखा, तो मुझे पता लग गया कि भाई साहब ये कितना लैटिट्यूड है। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है? लैटिट्यूड का जो रोल है वो है हमें डिस्टेंस बताने का। ये बात आप हमेशा अपने जहन में रख लें कि लैटिट्यूड जो है वो हमेशा डिफरेंस बताते हैं। किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का डिफरेंस बताते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मान लो आपने यहां पे ये इक्वेटर बनाया और इस इक्वेटर को आप बोल रहे हैं सर ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सर कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सर आप एक और सर्कल बना सकते हैं। मैंने बोला हां, यहीं से मैंने एक और सर्कल बना दिया। चलो मैंने 10 डिग्री का एक सर्कल बना दिया। ऐसे ही मैंने एक 30 डिग्री का सर्कल भी बना दिया। इस तरीके से जब ये सर्कल्स बनते जाएंगे, जिनको 2 डायमेंशन में, बार बार बोल रहा हूं, 2 डायमेंशन में हमें लाइन दिखती है, बट 3 डायमेंशन में क्या है? ये सर्कल ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मुझे ये पता लगा कि 2 डायमेंशन में ये सर्कल्स हैं, या अब 2 डायमेंशन में लाइंस हैं और 3 डायमेंशन में सर्कल्स हैं, बट ये एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। इसका मतलब लैटिट्यूड्स को किस नाम से जाना जाता है? पैरेलल्स के नाम से भी जाना जाता है।
और जब ये पैरेलल हैं तो इनके बीच में दो लैटिट्यूड के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है, वो होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, या इसको माइल्स में लिखा जाता है तो 69 माइल्स, राइट, 111 किलोमीटर। ये इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। बट आपने एक चीज गौर से देखी होगी तो वो आपको नजर आएगा, मैंने एक वर्ड यूज किया है एवरेज। सर ये एवरेज क्यों लिखा आपने? इसका मतलब ये है कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा, कहीं पे डिस्टेंस कम है क्या? यस। अगर हमारी धरती परफेक्ट स्फेयर होती तो इनकी लाइंस एकदम परफेक्टली अलाइंड होती डिस्टेंस के रूप में। अब किसी ने क्या किया, इस धरती को, ध्यान से सोचना, इस धरती को ऊपर से दबा दिया। जब इस धरती को आप ऊपर से दबा देंगे तो यहां की लाइन और यहां की लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, डिग्री ऑफ इन लेंथ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, टू बी प्रिसाइज, अगर हम बात करते हैं इक्वेटर पे ये 110.6 किलोमीटर है, पोल पे ये 111.7 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप ऊपर से धरती को क्या करें, फ्लैट करें। इतना तो हम जानते हैं ये धरती परफेक्ट स्फेयर नहीं है, जियोइड शेप है। ऊपर से जैसे ही आप फ्लैट कर देंगे तब आपको पता लगेगा इन दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप एक काम करना, एक टेनिस की बॉल लेना, टेनिस की बॉल को ऊपर से पिचकाना, तो उससे क्या होएगा, जो इक्वेटर के पास के रीजन है, दो डॉट्स लगा लेना। मतलब क्या है, आपने एक बॉल ली, इस बॉल के ऊपर यहां पे दो डॉट्स लगाए और यहां पे दो डॉट्स लगाए। जब आप इसको ऊपर से दबाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ये दो डॉट्स जो हैं ये आपस में क्या होने लगेंगे, करीब आ जाएंगे। और जो पोल का रीजन है वो कंपैरेटिवली वहां पे डिस्टेंस आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी पोल्स के पास अगर मैं देखता हूं तो कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस 111.7 किलोमीटर आ जाता है, और इक्वेटर के पास ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होके 110.6 किलोमीटर तक आ जाता है। इसीलिए हम इसका एवरेज कितना बोलते हैं, 111 किलोमीटर। बट डू नॉट मच थिंक अबाउट इट, व्हाई इज इट सो, कोई नहीं पूछता, बस इतना पता होना चाहिए कि इक्वेटर के पास डिस्टेंस थोड़ा कम है और पोल के पास डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा। ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सर इनका रोल क्या है? इसका मतलब यह, फील ये कहती है कि अगर मान लो 1 डिग्री से मैं 10 डिग्री का डिफरेंस देखता हूं, कितना डिग्री का डिफरेंस, 10 डिग्री का। मान लो इक्वेटर से 0 डिग्री से चला और 10 डिग्री तक के डिस्टेंस को देखता हूं, डिफरेंस को देखता हूं, तो यहां पे अगर 10 लैटिट्यूड का डिफरेंस है, इसका मतलब मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 1110 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि मैं 2 डिग्री पे हूं, आप 5 डिग्री पे हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि मोटा मोटी हमारे बीच में 3 डिग्री का डिफरेंस है लैटिट्यूड का। मैंने 111 से मल्टीप्लाई किया, हम 300 सवा 300 किलोमीटर की दूरी पे होंगे एक दूसरे से। दिस इज व्हाट दिस सिग्निफिकेंस इज। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा, जब भी हमें डिस्टेंस देखना पड़ता है तब हम डिस्टेंस किसकी सहायता से देखते हैं, लैटिट्यूड्स की सहायता से देखते हैं। दे आर दी पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल सर्कल भी कह सकते हैं, और इन्हीं पैरेलल्स के थ्रू हमें डिस्टेंस पता लगता है इस धरती के ऊपर। ये धरती को 2 भागों में बांट रहे हैं, नॉर्दर्न और सदर्न। स्पेसिफिकली इक्वेटोरियल, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि आपने एक बॉल ली, उसको एग्जैक्ट बीच में से काट दिया तो वो बन गया आपका क्या, इक्वेटर। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर की संज्ञा देते हैं। सिग्निफिकेंस हमें पता इसका लग गया। अब ये डिग्री में मेजर किया जाता है, और आप देख सकते हैं यहां पे ये जो एंगल बनाए हुए हैं, इन्हीं को इन्होंने किस नाम से बोला है, लैटिट्यूड एंगल के नाम से बोला है, लैटिट्यूड के एंगल के नाम से बोला है। इक्वेटर कहां पे है, 0 डिग्री पे है। पोल्स कहां पे है, 90 डिग्री पे है। सर जो नॉर्दर्न एरिया का पोल होगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ में पोल होगा उसे साउथ पोल की संज्ञा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इन सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अंदर जो
सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो कौन से हैं, लेट्स सी दैट। अगर मान लो ये हमारी धरती है, इस धरती के ऊपर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की बात की जाए तो इसमें हम कुछ लैटिट्यूड्स को बहुत 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 अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी जानकारी बढ़ती है। एक चीज आपको पता होगी कि जब आप इस धरती को देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि हमारी धरती जो है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल सीधे नहीं है, वो क्या है, टिल्टेड है। मतलब क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दीज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड साउथ पोल आर इंक्लाइंड, दे आर इंक्लाइंड। ये इंक्लाइंड हैं। ये कैसे इंक्लाइंड है और कहां से इंक्लाइंड है वो बता देता हूं। ये अगर आप लाइन देखेंगे यहां पे तो आपको एहसास होगा कि जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो इस लाइन से, यानी कि यहां पे 23.5 डिग्री, यहां से 23.5 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड दिखाई देगा। सो जो ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो हमारा साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नॉर्मल प्लेन है, यानी कि जो ये वाला प्लेन है, जो ये सीधी लाइन मैंने खड़ी की है यहाँ पे, इससे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, ये 23.5 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। और ये जो इंक्लिनेशन है, कोई ये कहेगा सर 66.5 है, तो आप समझ पाएंगे कि इस पूरी धरती के ऊपर हमने 90 डिग्री का लैटिट्यूड देखा, यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल है। और ये जो हमारी धरती है ये इस तरीके से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। तो वो किस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वर्टिकल प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। यहां से कितना एंगल होगा सर, यहां से 66.5 डिग्री। बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखेंगे तो 66.5 डिग्री, वर्टिकल प्लेन से देखेंगे तो 23.5 डिग्री। तो यहां पे मुझे पता लगा ये 23.5 डिग्री की वजह से ही हम एक रीजन मार्क करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस मैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, दैट इज आर इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा रीजन है जो कि पूरी धरती को कितने भागों में बांट रहा है, ये इस धरती को 2 भागों में बांट रहा है। इसी को मैंने इक्वेटर की संज्ञा दी। ये बोला जाता है, ये जाना जाता है इक्वेटर के नाम से, और इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री एंगल। इसी धरती के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, और ये मैं बताऊंगा भी क्यों ये इतना फेमस है। और यहीं पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और यहीं पे अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो नीचे का भाग है इसको 23.5 डिग्री साउथ बोला गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जाना जाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और बीच में जो 2 भागों में बांटने वाला है दैट इज इक्वेटर। अब 23.5 रह गया तो ऊपर कितने रह गए, 66.5। तो हम यहां पे 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और देखते हैं। वन वी कॉल एज 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, कॉल इट एज आर्कटिक सर्कल। इसे किस नाम से जाना जाता है, आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ अगर आप देखेंगे तो साउथ के अंदर आपको जाना जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। कहां, किस नाम से, अंटार्कटिक सर्कल। और जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री जो रीजन है नॉर्थ में, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ को बोला जाएगा, 90 डिग्री साउथ को बोला जाएगा साउथ पोल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दीज आर दी इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, और इनका इस्तेमाल अभी मैं थोड़े समय में जब आपको रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तब बहुत बार करूंगा। बस आप इनका नाम याद रखिएगा,
23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, साउथ में इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। डन। चले, अब यहां पे हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी देख लिए। इस हर लैटिट्यूड की अपनी एक खासियत है। उस खासियत को अगर आप देखें, इक्वेटोरियल रीजन, इसको हम यहां से 23.5 डिग्री तक रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे, टेम्परेट कहेंगे, फ्रिजिड कहेंगे, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ये हो गया लैटिट्यूड। बट एक चीज हमें यह भी समझ में आई कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आप अपनी लोकेशन बता दो, मैंने उसको बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ पे मैं खड़ा हूं, मैंने उसको बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ पे मैं हूं, तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा? वो व्यक्ति बोलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आप कहां पे हैं? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है या इधर है? तो क्या मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूं? नहीं। तो हमने क्या किया, अपनी इसी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए वी नीड वन मोर लाइन। अगर मेरे को उसके बारे में पता लग गया तो डेफिनेटली मैं अपनी एक यूनिक लोकेशन को आपको बता पाऊंगा। और हमने सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस यही देखा था कि हमारी जो यूनिक लोकेशन है, चाहे वो जीपीएस हमें बताता है तो वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से ही बताता है। अकेला लैटिट्यूड हमारी मदद यहां पे नहीं कर सकता। तो हमने यहां पे इस चीज को जान लिया। अब हमें जो दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट है वो है लॉन्गिट्यूड। बट उससे पहले अगर ये सवाल पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे, तो हर बच्चा याद तो कर लेता है, फिर वो भूल जाता है, बीच में कंफ्यूज हो जाता है ना। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर पूछा गया कि कितने हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है और बताता है कि सर 180, नहीं सर 181, नहीं सर 182। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं, लॉजिकल बात करते हैं। जब मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैंने देखा लैटिट्यूड क्या करता है, दो भागों में बांटता है, पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ। सर लैटिट्यूड की शुरुआत होती है 0 डिग्री से और जाती है 90 डिग्री तक, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये टोटल नंबर कितना हो गया? 0 से 90 सर 91। और फिर साउथ में सर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री साउथ तक, ये 90 डिग्री नॉर्थ तक, यहां पे कितने हो गए? 91। सर टोटल कितना हुआ? 182। अब बच्चा जवाब देगा सर 182 लैटिट्यूड्स हैं। नहीं, अब देखो यहां पे आपने 0 को कितनी बार काउंट किया? 0 को यहां पे 2 बार काउंट किया है, इसीलिए आप एक बार इसमें से 0 का अमाउंट घटा दें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आ जाएंगे 181। 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आपको दिखाई देंगे। फेयर इनफ। चलिए अब आते हैं हम अगले एस्पेक्ट के ऊपर। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बाद हमारा जो अगला काम है वो है लॉन्गिट्यूड्स को जानना। लॉन्गिट्यूड्स को जानना, लॉन्गिट्यूड्स का मतलब एक ऐसी लाइन, लॉन्गिट्यूड्स के बाद हम देखेंगे एक ऐसी लाइन जो कि हमें जैसे ही लैटिट्यूड के साथ मिलेगी एक परफेक्ट लोकेशन दे देगी। वो कैसे? हमने सोचा कि नॉर्थ से साउथ तक अगर मान लो मैं कोई एक लाइन लेके जाता हूं, राइट, नॉर्थ से साउथ तक कोई एक लाइन लेके जाता हूं, यही नॉर्थ से साउथ तक मैंने एक लाइन खींची, यहां पे भी नॉर्थ से साउथ में एक लाइन खींच रहा हूं, यानी कि पोल टू पोल अगर मैं कुछ लाइनों को मिला देता हूं, पोल टू पोल अगर मैं कुछ लाइनों को मिला देता हूं, तो जहां पे ये लैटिट्यूड को कट कर रही है, मान लो ये यहां पे कट कर रही है, तो इस 25 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे मेरे को जानना था मेरी एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये वाली जो लाइन काट के गई, ये लाइन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी। ऐसे ही अगर मैं यहां पे ये वाली लाइन की लोकेशन देख रहा हूं, तो ये लाइन काट के गई तो मुझे एक एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। ये है खूबसूरती लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सबसे पहली बात, लॉन्गिट्यूड, पहली बात आप यहां पे देख रहे होंगे ये पैरेलल नहीं है। अगर आपने खरबूजा देखा है तो खरबूजे में आप देखते होंगे ऊपर से लेके नीचे तक कुछ लाइंस चल रही हैं। तो पोल टू पोल जो ये लाइंस चल रही हैं, इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं? इन्हीं लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड की संज्ञा देते हैं। सो लॉन्गिट्यूड क्या है? पोल टू पोल रन करने वाली लाइन। ये भी क्या है सर? ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, बिल्कुल सही बात है सर, ये एक इमेजिनरी लाइन है। और इस इमेजिनरी लाइन की सहायता से मुझे क्या प्राप्त होगा?
सर लैटिट्यूड से तो आप डिस्टेंस बता रहे थे, लॉन्गिट्यूड की सहायता से मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगा कि मैं समझ पाऊंगा कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, इसी लॉन्गिट्यूड की सहायता से आपको टाइम जोन्स का भी पता लगेगा। मुझे ये तो पता लग गया सर पोल टू पोल चलने वाली लाइंस हैं, यहां से कुछ और इंफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। मैंने बोला हां, जैसे इक्वेटर, जैसे हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो ये पैरेलल होते हैं, ये क्या होते हैं, पैरेलल। बट लॉन्गिट्यूड जो हैं ये पैरेलल नहीं होते, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते हैं, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते हैं। इनकी जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, इक्वेटर के पास दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, और जैसे जैसे आप पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये डिस्टेंस क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो लॉन्गिट्यूड की अगली जो सबसे खासियत वो ये है कि एज वी विल मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इक्वेटर से हम अगर इक्वेटर टुवर्ड्स पोल अगर हम जाएंगे तब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल पे अगर आप जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस। ये LONG ये छोटा फॉर्म में लिखा है, डिक्रीजेस, ये है हमारा एक एस्पेक्ट, ठीक है। बट सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इस लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस क्या है, इस लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस क्या है ये तो बता दो। मैं कहता हूं आ जाओ जानने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि धरती हमारी है वो जियोइड शेप में है, और अगर मुझे इस धरती का पूरा चक्कर लगाना है तो कितने डिग्री घूमना पड़ेगा। मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा और घूमते 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 जब वापस पहुंचूंगा तो मुझे पता लगेगा मैं कितना घूम चुका हूं, सर 360 डिग्री घूम चुका हूं। तो जैसे ही मैं एक अगली लाइन पे पहुंचूंगा मुझे कुछ नई लाइनें दिखाई देंगी। सर ये स्फेयर है इसके अंदर लॉन्गिट्यूड्स ज्यादा समझ में नहीं आते, तो मैं आपको इसे क्या करता हूं, इसे हम एटलस यानी कि जो हमारा वर्ल्ड मैप 2 डायमेंशन में होता है उसमें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से मैं बहुत छोटा सा एक वर्ल्ड का मैप बना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए। यहां पे आप देखेंगे दिस इज नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके बीच में आ गया साउथ अमेरिका, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा के बाद यू विल हैव दी साउथ अमेरिका, अराउंड 55 डिग्री लैटिट्यूड तक साउथ अमेरिका जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लाइन गुजरती है जिसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये है इक्वेटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी आपको जिसके बारे में ज्ञान दिया। अभी हम जानते हैं यहां पे है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यहां पे आपको दिखाई देगा अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला से हम अटैच करेंगे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान से आगे जब आप बढ़ेंगे आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फिर हमारा एक पड़ोसी देश चाइना, चाइना के बाद आपको यहां पे दिखेगा एक पेनिनसुला जिसको कामचत्का पेनिनसुला कहते हैं। देन यू विल हैव हियर इज द प्रेजेंस ऑफ जापानीज आइलैंड, यहां पे आपको बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली ये सब दिखाई देंगे। इस रीजन के अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ फिलीपाइंस आइलैंड, यहां पे आपको कुछ और इंडोनेशियन आइलैंड दिखते हैं। इन्हीं के आगे जब आप जाएंगे तब आपको एक खूबसूरत सा और सबसे बड़ा हमारा जो आइलैंड और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट दैट इज ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ बिल्कुल छोटे से खूबसूरत से देश के रूप में आपको दिखाई देता है न्यूजीलैंड। ये है वर्ल्ड का मैप, जहां पे आप इस रीजन में आएंगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी, देन इटली के बाद यहां पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही आपको एहसास होता है थोड़ा सा ऊपर गए और इस रीजन से आप इसको मैच कर सकते हैं, इस रीजन से आप इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। दिस इज वर्ल्ड्स मैप, जहां पे यहां पे आपको दिखेगा ग्रीनलैंड, देन हेयर यू हैव द मेडागास्कर, हेयर यू हैव द मेडागास्कर, हेयर यू हैव श्रीलंका, देन सम आइलैंड्स लक्षद्वीप, हेयर यू हैव लक्षद्वीप, एंड यहां पे यू विल हैव फॉकलैंड आइलैंड्स। इस रीजन में तुम्हें दिखाई देगा सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ग्रीनविच
वाला रीजन, दैट इज यूके, ब्रिटिश आइल्स। अब यहां पे सर ये लैटिट्यूड्स तो आपने बताया कि लेटी हुई लाइंस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की, जिसमें आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही देख लें। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत को 2 भागों में बांटती है। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है सर, ये लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर व्हाट आर दी लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स जो है बच्चा, ये सीधी लाइंस हैं। वो कौन सी लाइंस हैं? इस तरीके से सीधी लाइंस हैं जो कि इस पूरी धरती के ऊपर, अगर मैंने धरती को पूरा घुमाया था तो वो कितना था सर? वो 360 डिग्री था। वो कितना था? 360 डिग्री था। अब जब वो 360 डिग्री हो गया है तो अब हम जब उसको पूरा धरती को एक 2 डायमेंशनल मैप पे बांट लेंगे तो हमें कितनी लाइंस दिखाई देंगी सर? हमें टोटल 360 लाइंस दिखाई देंगी, क्योंकि हर डिग्री पे एक लाइन आपको दिख रही है। ठीक है सर, ये लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। ये जो लाइंस हैं, दीज आर नथिंग बट दी टोटल लाइंस जो कि हमें किस में डिवाइड कर रही हैं? ये डिवाइड कर रही हैं इस पूरी दुनिया को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। बट एक बात बताओ, जब मैंने इक्वेटर देखा तो मैंने देखा कि बीच में से काटते ही इक्वेटर 2 हिस्सों में बांट देता है। बट लॉन्गिट्यूड के साथ ऐसा कोई भी एक सिग्निफिकेंट लाइन है ही नहीं जो धरती को 2 भागों में बांटे। इसीलिए अगर हम देखें तो हमने अपने रेफरेंस के लिए क्या किया? रेफरेंस के लिए यहां पे एक लाइन चूज की गई जिसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ये जो होगा ये 0 डिग्री होगा, और यहां से अगर हम इधर जाएंगे तो आपको ईस्ट की जानकारी मिलेगी, इधर जाएंगे तो आपको वेस्ट की जानकारी मिलेगी। सो 0 डिग्री से आप अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट, वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट, और यहां से आपको ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ, नीचे आ रहे हैं तो साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग अब मेरे से मुझे कोई लोकेशन पूछेगा तो मैं लोकेशन के रूप में क्या प्रोवाइड करूंगा? लोकेशन के रूप में मैं प्रोवाइड करूंगा लैटिट्यूड की डायरेक्शन। जैसे कि मान लो मुझे कोई पूछे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, तो बेसिकली मैं कहां पे खड़ा हूं? मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री ईस्ट जहां पे आके मिलेंगे, कटेंगे, मैं वहां पे आपको दिखाई दे जाऊंगा। सो ये लोकेशन के लिए हमें लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता थी। बट लॉन्गिट्यूड का एक और सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस है टाइम के साथ। लॉन्गिट्यूड का जो सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस आपको टाइम के साथ भी दिखाई देगा। वो टाइम के साथ कैसे दिखाई देगा, फटाफट देखते हैं। आपने देखा टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है सर? 360 डिग्री है। 360 डिग्री अगर धरती है तो वो कितने घंटे में घूम रही है सर? 24 घंटे के आसपास हमारी धरती 360 डिग्री रोटेट करती है। 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करने का मतलब यह है कि 1 घंटे के अंदर मेरी धरती अराउंड 15 डिग्री रोटेशन करेगी। 15 डिग्री रोटेशन कितना देर में? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर? 60 मिनट में मेरी धरती ने कितना डिग्री रोटेशन किया? 15 डिग्री रोटेशन किया। तो सर 4 मिनट के अंदर मेरी धरती 1 डिग्री रोटेशन कर लेगी। बेसिकली 1 डिग्री रोटेशन के लिए कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। और अगर मान लो मैं यहां पे 2 जगहों पे हूं, बेसिकली एक जगह है 90 डिग्री ईस्ट, एक जगह है 120 डिग्री ईस्ट, इनके बीच का गैप कितना हुआ सर? 30 डिग्रीज का गैप हुआ। यानी कि अगर एक व्यक्ति इस जगह पे खड़ा होगा और एक व्यक्ति इस जगह पे खड़ा होगा तो इसके बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा सर? 30 × 4 120 मिनट्स का। मतलब दोनों के बीच का टाइम कितना होगा? 120 मिनट का। जब मैंने 0 डिग्री की जो लाइन है उसे ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटिश आइल्स के अंदर, वहां पे इसको चूज किया गया। बहुत सारे कारण थे। इस बार 1884 के अराउंड ये डिसीजन लिया गया
कि इसको 0 डिग्री मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाएगा। आप उसको हमारी स्लाइड से पढ़ सकते हैं, बट दैट आई पर्सनली थिंक इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, या आप बुक में से पढ़ सकते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहां पे भी आपको दे देता हूं कि ऐसा नहीं है कि बुक की हर चीज आपको यहां पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच शेल बी रेड फॉर द एकेडमिक पर्पस। तो यहां पे हम यूपीएससी के रेलेवेंस के लिए और उसके रेलेवेंस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। और जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर पेड कोर्सेज में भी हम जो पढ़ाते हैं उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होंगी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू डेफिनेटली फॉर श्योर इन दिस सीरीज। अब हमेशा फॉर अ पर्सन 2 घंटे के अंदर इतने बड़े चैप्टर को समेटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स कवर करना चाहता हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो कुछ चीजें आप सेल्फ स्टडी में भी रखेंगे और कुछ चीजें आप मुझसे समझेंगे भी, ताकि जो बाकी की चीजें पढ़नी आपके लिए आसान हो जाए। और भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो है ये है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर मान लो यहां पे 12 बजे हैं तो इस जगह पे 82.5 डिग्री पे कितना टाइम का डिफरेंस होगा? सर 82.5 डिग्री को अगर मैं 4 मिनट से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 5 20 0 2 4 2 8 10 0 4 32 और 1 33 330 मिनट का डिफरेंस है। 330 मिनट का डिफरेंस आया कहां से? इस 0 डिग्री से इंडिया तक। ये कहां पे है? सर ये इंग्लैंड है। और ये कहां पे है? सर ये IST लिखा है, मतलब इंडिया है। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 330 मिनट को अगर आप घंटों में देखोगे तो 5 घंटे और 30 मिनट आते हैं। 5 घंटे और 30 मिनट आपको दिखाई देंगे, यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टाइम का गैप है वो 5.5 घंटे का है। इस हिसाब से टाइम निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लॉन्गिट्यूड्स की आवश्यकता होती है। सो वी आर डन विद द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर एस्पेक्ट, दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये आप सब लोग जानते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट मोशन है धरती के, जिसे हमने अभी जानना है। और फिर इसके बाद मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड एक मेंस का पर्सपेक्टिव है वो आपसे डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बाद आपको थोड़ी और जानकारी हासिल हो जाएगी। जब आप रोटेशन और रेवोल्यूशन देखते हैं तब आपको एक चीज समझ में आती है कि जो अर्थ है, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। और जो ये एक्सिस है, सर ये एक्सिस कितना डिग्री है? सर ये एक्सिस 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, एंगल पे है, और ये इसके ऊपर क्या है? रोटेट करती है। मतलब इस तरीके से धरती घूम रही है। ठीक है, धरती अपनी जगह पे घूम रही है। इसको ऐसे समझें, अगर मान लो मैं किसी एक चेयर पे बैठा हूं, लेट्स से आई एम गिविंग यू द एग्जांपल नाउ, यहां पे मैं इस चेयर पे बैठता हूं, और जब मैं इस चेयर पे बैठा हूं और ये मैं घूम रहा हूं अपनी चेयर पे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रोटेशन। इसे हम रोटेशन कहेंगे। बट अगर मैं जब घूम रहा हूं, मुझे कोई धक्का मार दे तो मैं घूम तो रहाऊंगा, बट उसके साथ साथ रिवॉल्व भी करने लगूंगा। घूमते इस तरीके से आगे बढ़ने लगूंगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेवोल्यूशन। उसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन। सो अर्थ एक्सिस पे रोटेट करती है, 23.5 डिग्री इंक्लाइंड ये एक्सिस है। और अर्थ जो रोटेट करती है, हमने पहले की क्लासेस में देखा है, इसका रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसी वजह से जब आप सन देखेंगे, यहां पे अगर सन है तो आपको नजर आ जाएगा, और धरती यहां पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। तो सनलाइट जहां पे भी पड़ेगी, जिस एरिया के अंदर सनलाइट पड़ेगी, ये वाला भाग होगा। इस पूरे भाग के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? डे। और जो हिस्सा सनलाइट से दूर होगा वहां पे आपको दिखाई देगा नाइट। बट अब मुझसे कोई पूछे कि सर डे और नाइट दोनों हुए? हां हुए। तो क्या अगर ये धरती फ्लैट होती तो क्या यहां पे पूरी की पूरी धरती पे एक जैसा माहौल होता? जी हां। बट धरती फ्लैट नहीं है। अर्थ इज नॉट फ्लैट। अर्थ क्या है? अर्थ एक जियोइड शेप में है।
इसी वजह से मैं आपको यहां पे जियोइड शेप में है। अब मैं आपको जो मेरी इस स्लाइड की इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कर देता हूं। अर्थ की जो शेप है दैट इज जियोइड शेप। अर्थ फ्लैट नहीं है। ऐसा अभी भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। नहीं, अभी भी एक रिसेंटली देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज कंडक्टेड व्हिच सजेस्ट यूएस में 10% लोग, ब्राजील में 7% लोग और यूके में 3% लोग ये अभी भी मानते हैं कि धरती फ्लैट है। आज से काफी सालों पहले अराउंड 350 बीसी, 350 बीसी के अराउंड एक व्यक्ति आया जिसका नाम था पाइथागोरस। 350 बीसी व्यक्ति आया जिसका नाम था पाइथागोरस। और आप सबने पाइथागोरस की वो थ्योरम तो पढ़ी ही होगी बचपन में। इन्हीं ने सबसे पहले बताया कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं, जब हम सूरज को देखते हैं, ये जब हमें राउंड दिखाई देते हैं, तब क्या धरती भी वैसी ही होनी चाहिए? तो इन्होंने बोला हां, धरती भी वैसी ही होनी चाहिए। बट 350 बीसी के बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 200 बीसी के आसपास। और इसमें बोला गया, एरिस्टोटल आए और एरिस्टोटल ने कहा कि हां, ये धरती क्या है? ये धरती एकदम गोल है, कोई समस्या ही नहीं है। तब इनसे पूछा गया कि ये धरती गोल क्यों है और कैसे है, आप बताएं। एरिस्टोटल ने कहा कि ये धरती गोल इसलिए है, ये धरती गोल इसलिए है क्योंकि ये धरती गोल इसलिए है क्योंकि जब भी लूनर एक्लिप्स होता है या सोलर एक्लिप्स होता है, जिनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब ये एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, इस समय पे जो इनकी छाया पड़ती है वो भी किस तरीके की पड़ती है? गोल पड़ती है, राउंड शेप में होती है। और मतलब क्या है? अगर चंद्रमा का कोई हिस्सा, अगर सूरज का कोई हिस्सा हमें नहीं दिख रहा तो उसके भाग में हमें एक कर्व दिखाई देता है। अगर कर्व दिखाई दे रहा है तो इसीलिए दिखाई देता है कर्व क्योंकि ये धरती क्या है? गोल है। और इसी वजह से छाया हमें जो है वो कर्वेचर के रूप में दिखाई देती है, वो राउंड रूप में है, कर्वेचर रूप में है। और दूसरा ये बोला कि अगर मान लो मैं एक समुद्र के अंदर होराइजन से बहुत दूर से आती हुई एक शिप को देखता हूं, तब वो शिप पूरी नहीं दिखाई देती है मुझे। पहले शिप का, जैसे जैसे शिप पास में आती रहेगी, पहले शिप का टॉप दिखाई देगा, फिर उसके नीचे का हिस्सा दिखाई देगा, फिर थोड़ा और आगे आई, फिर और ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, और आगे आई और ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा। यानी कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो मुझे पूरा का पूरा शिप ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई देता, बट मुझे दिखाई देता है सबसे पहले उसका ऊपर वाला हिस्सा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। यानी कि ये जो पूरी की पूरी धरती है ये किस तरीके से है? ये स्फेरिकल शेप के अंदर है। ये एरिस्टोटल द्वारा बताया गया। और लेटर ऑन स्टेजेस में 1600 के अराउंड जब न्यूटन आए, तब न्यूटन ने तो इस बात की पुष्टि भी कर दी और बहुत सारा न्यूटन ने इस बात की पुष्टि भी की और बहुत सारे जो अपने लॉज वगैरह दिए वो अर्थ को स्फेरिकल और अर्थ को राउंड शेप में मान के ही दिए। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे तो इतना मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है, चाहे हम बात करें स्पेस सेक्टर की, चाहे हम बात करें हमारे एयरप्लेन्स की, इन सबसे देखने पे हमें पता लग जाता है कि हां भाई धरती क्या है? गोल है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका एक पूरा ग्रुप है, दैट ग्रुप बिलीव्स दैट अर्थ इज फ्लैट, दैट ग्रुप बिलीव्स अर्थ इज फ्लैट। बट एनीवेज, अब हम अर्थ को देखते हैं तो हमें यह तो पता लग गया अर्थ का शेप क्या है, जियोइड शेप है। अब इस जियोइड में भी पहला एक डाउट आता है कि सर अर्थ पोल पे फ्लैट क्यों है और जो हमारा इक्वेटर है इस पे ओब्लेट क्यों है? इस जियोइड रीजन के अंदर जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है दैट इज रोटेशन। उसका सबसे बड़ा जो मेजर कारण है वो है रोटेशन। कैसे रोटेशन? क्योंकि जब भी धरती या जब भी कोई भी स्फेरिकल चीज रोटेट करती है तो उस रोटेशन के कारण एक आउटवर्ड फोर्स लगता है। उस आउटवर्ड फोर्स को आप किस नाम से जानते हैं? आउटवर्ड फोर्स को आप जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से। किस नाम से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा
तो मतलब क्या है, धरती का जो मास है वो कहां पे आने लगेगा, बाहर की ओर। यानी कि पोल पे जो भी मास है वो कहां पे ट्रेवल करने लगेगा, बाहर की ओर। और वो बाहर की ओर आते आते बेसिकली अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं और ये रोटेशन के कारण यहां का मास इस डायरेक्शन में आने लगेगा, बाहर की ओर आने लगेगा, और ऊपर से जो धरती है वो फ्लैट हो जाएगी, और जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है यहां से धरती आपको थोड़ी सी ओब्लेट दिखाई देगी। इस वजह से धरती का जो शेप है दैट इज जियोइड इन नेचर। चलिए, ये रोटेशन के कारण है, इसीलिए बोला जाता है कि धरती अगर रोटेट और फास्ट तरीके से करने लग गई तो क्या हमारे जो ये फ्लैटनेस पोल्स पे हैं भर जाएंगी। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बट अगर धरती जिस स्पीड से घूम रही है उस स्पीड से सब बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से चल रहा है, क्यों ही बदलना है हमने, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेशन से हमें एक चीज का एहसास हुआ जिसको मैं इस एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाना भी चाहता हूं, और आप समझ जाएंगे यहां पे कि जो भाग आपको सन के सामने आता हुआ दिखाई देगा वहां पे डे है, और जो भाग सन से दूर जाता रहेगा वहां पे नाइट होता जाएगा। तो जो हिस्सा सन के सामने आता जा रहा है, हाफ ऑफ द पार्ट दैट यू कैन सी हियर is having the presence of what we call as the day, और बाकी का जो हिस्सा है वहां पे आपको दिखाई देगा नाइट। तो यहां पे आप देखें रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में भी यहां से आपको रोटेशन दिखाई दे रहा है। दैट इज हाउ दिस अर्थ इज। ये जो हमारी धरती है ये घूम रही है, और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कितना है, दिस एक्सिस इज एट 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंगल। और इसी से क्या होते हैं, जब सूरज आया यानी कि सनलाइट हो रही है, और इसी के बाद जब भी ये धरती का हिस्सा घूम के दूसरी साइड चला जाएगा हमारे लिए रात हो जाएगी। और यही आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है कि रोटेशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट आर जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। चलिए एक बार मैं इसको यहीं रोकता हूं और फिर हम अगले सीक्वेंस की ओर चलेंगे। तो रोटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, रोटेशन का जो सिग्निफिकेंस नजर आया मुझे वो यही नजर आया कि सर इसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, और इसकी वजह से कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं जिसको हम लेटर ऑन स्टेज में पढ़ेंगे भी, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। ये मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, वो भी किसकी वजह से आता है, रोटेशन की वजह से आता है। अब आते हैं हम अगले एस्पेक्ट की ओर जिसको हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, और रेवोल्यूशन का मतलब है जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे रोटेट तो करती ही है, बट सन के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व भी करती है। सन के चारों ओर रिवॉल्व भी करती है। और आप सब लोगों को पता है ये जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, सर ये इलिप्टिकल मैनर में, इलिप्स में, यानी कि इलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रही है, ये इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रही है, जिसे हमने पुराने क्लासेस के अंदर देखा भी है। अब मान लो मैं ऐसे समझता हूं कि यहां पे है सन, ये है बीच में सन। यहां से बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि रेवोल्यूशन आपने बचपन में पढ़ा है क्या होता है क्या नहीं। मैं इसका जो सिग्निफिकेंस है जब बताऊंगा तब मजा आ जाएगा। देखें, ये मान लो है हमारा प्यारा सन, और इसको अगर सन है तो इसको फिर सन जैसा दिखा देते हैं। सन यानी कि बेटा नहीं, ये है सन देवता। चलो, सूरज महाराज आ गए हैं, और इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है हमारी प्यारी धरती। जो मेरी धरती है, धरती मेरी माँ है, ये जो धरती है, ये धरती इसके चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और कैसे रिवॉल्व कर रही है वो भी देख लेते हैं। यहां पे आपने बना दिया अर्थ को, ये है अर्थ। यहां पे भी आपने बना दिया, ये है अर्थ, ठीक है। और आपको मैं अर्थ के, चलो ठीक है, एक मैं यहां पे भी बना देता हूं, एक यहां पे बना देते हैं। चले, ये 4 पोजीशन मैंने बनाई, और इसमें भी मैं ये कहना चाहता हूं कि धरती जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है।
जो इसके एक्सिस है वो कितना है सर? वो एक्सिस है 23.5 डिग्री। तो आप एक बात देखें, जब अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देयर विल बी अ टाइम, ध्यान से सोचना, देयर विल बी अ टाइम व्हेन वन पोल यानी कि नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स सन। बिल्कुल सही बात है सर, ये है इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर ये है इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोबारा बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया। यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। जब आप खुद देखो, मान लो मैंने ये धरती को सीधा रखा है, इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखता तो जो सन की डायरेक्ट रेज है वो किस पे पड़ती? इक्वेटर के ऊपर पड़ती। बट यहां पे अगर ये सीधा होता तो इक्वेटर पे पड़ती, अगर ये सीधा होता तो इसकी डायरेक्ट रेज, ऐसे समझ लें, अगर ये सीधा होता, 2 डायमेंशन में है ये भी, अच्छा चलो यहां से समझाता हूं। अगर ये सीधा होता तो डायरेक्ट रेज पड़ती मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है। बट अगर ये टेढ़ा हो गया है तो ये जो पॉइंट है वो भी तो साथ साथ खिसक जाएगा उसके साथ। बिल्कुल सही बात है। अगर जिस जगह पे ये पॉइंट खिसकेगा, मान लो अर्थ इस डायरेक्शन में टिल्ट हो रही है तो ये जो पॉइंट है ये भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अर्थ अगर इस डायरेक्शन में टिल्ट हो रही है तो ये पॉइंट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि इस सन से चलने वाली जो रेज हैं, इस सन से चलने वाली जो रेज हैं, जब नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स, जब नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स, व्हेन दिस नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स, व्हेन दिस नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स, व्हेन दिस नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स सन, तो यहां पे सन की डायरेक्ट रेज आर ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन की डायरेक्ट रेज कहां पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और यहीं पे अगर आप देखो सीधा होता तो सन की डायरेक्ट रेज कहां पे होती? इक्वेटर पे। जस्ट इमेजिन करना है, जो मैंने आपको लाइन यहां पे बनाई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, अगर आप इस धरती को सीधा कर दोगे तो नॉर्थ वाला पोल सीधा हो जाएगा, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे आ जाएगा और कहां पे लाइन पहुंच जाएगी? इक्वेटर पे। और यहीं पे आप अगर देखें सन की डायरेक्ट रेज, यहां पे अगर आप देखें तो साउथ पोल, अगर यहां पे कौन सा पोल? साउथ पोल इज टूवर्ड सन, तो सन की डायरेक्ट रेज आपको कहां पे दिखाई दे रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। यही फर्क है, यही मजेदार चीज है कि सन की डायरेक्ट रेज हमेशा इक्वेटर पे नहीं होती। जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे है, जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे है, तो इस पोजीशन को बोला जाता है इक्विनॉक्स। और ये भी पोजीशन कौन सी है सर? इक्विनॉक्स। और जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है तो इसे बोला जाता है सॉल्स्टिस। और सॉल्स्टिस में भी कौन सा सॉल्स्टिस? विंटर सॉल्स्टिस। अब इसका नाम सॉल्स्टिस क्यों है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। और यहां पे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है तो इसे बोला जाता है समर सॉल्स्टिस। इसे क्या बोलते हैं? समर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। समर सॉल्स्टिस का मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि देखो अगर आप लैंडमास देखोगे तो नॉर्थ में लैंडमास ज्यादा है, इसीलिए नॉर्थ ही हमारा क्या रहता है? एक रेफरेंस पॉइंट रहता है। क्योंकि जब नॉर्थ में समर्स होती हैं तो साउथ में विंटर्स हैं, और जब साउथ में समर्स हैं तो नॉर्थ में विंटर्स, साउथ में विंटर्स हैं तो नॉर्थ में समर्स हैं, और साउथ में अगर विंटर समर्स हैं तो नॉर्थ में विंटर्स हैं। उल्टा रहता है बेसिकली, ठीक है। अब मैं भी घोचे खा जाऊंगा अगर तुम्हें अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझो। बात यह है कि नॉर्थ में और साउथ में ये डिफरेंस हमें पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ साथ एक चीज और ये भी जानकारी हासिल होती है कि सॉल्स्टिस का मतलब क्या है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक नया वर्ड हमारे सामने आया। बट सर इन सब की डेट्स वगैरह क्या होती हैं वो भी बता दो, क्योंकि पूछा जाता है, कभी कभी पूछता कोई नहीं है बट स्टिल 21 जून यहां से पूछते हैं बहुत सारे सवाल। फिर आया 23 सितंबर। ये जो डेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है 365 दिन लगते हैं इसको रिवॉल्व करने में, बट हर चौथा साल 366 दिन का होता है, क्योंकि 365 से ही 1/4 दिन लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाएगा। यहां पे आया सर 22 दिसंबर, और सर यहां पे आया 21 मार्च। लेट्स से
अब ये जो रीजन है, इसका मतलब ये है कि 21 मार्च को सन की डायरेक्ट रेस कहां थी? इक्वेटर पे। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 23 सितंबर को वापस इक्वेटर पे और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। सर ये बात तो हो गई, बट इसका एक बढ़िया लिंक मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। वो क्या है वो देखो। हमें यहां पे लग रहा है कि जैसे जैसे समर्स, जैसे जैसे नॉर्दर्न पोल इज टुवर्ड्स सन, तो इस रीजन में क्या होंगी? समर्स होंगी। समर्स यहां पे होंगी विंटर्स। ये रीजन जो है, ये है सीजन किस चीज का? विंटर्स का। ये सीजन कौन सा है सर? ये सीजन है समर्स का। और सर यहां पे जो मार्च है, यहां पे इसे हम बोलते हैं स्प्रिंग और इसे बोलते हैं हम ऑटम। ठीक है सर। ये जो सीजन आए, इन सीजन का कारण कौन बना? इन सीजन का कारण बना रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इस धरती के ऊपर अगर सीजन्स का प्रेजेंस है तो वो किसकी वजह से है? इस रेवोल्यूशन की वजह से है। जैसे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, वैसे ही रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं। इन सीजन्स को थोड़ा ध्यान से समझे। यहां पे अगर मैं देखता हूं कि मान लो ये धरती है, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं कि अभी तक तो आप ये जानकारी हासिल कर रहे थे कि सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं यार एक बार रुको, हम थोड़ा रिलेटिव चलते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ अच्छा जानकारी हासिल करते हैं। वो क्या है? वो ये है कि देखो, मान लो मैं ये कहता हूं ये है हमारी धरती, दिस इज अर्थ। अर्थ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। सर वो कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है? सर सबसे पहला लैटिट्यूड इक्वेटर, देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है सर, फेयर इनफ। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लिख देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये है इक्वेटर। इक्वेटर के बाद यू हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, you have here is the tropic of Capricorn, but इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद एक चीज और जाननी है। वो क्या है कि यहां पे ये जो इक्वेटर है, आप मुझे एक बात ऐसे बता दें कि मैंने क्या किया। अब मैं यहां पे तो अर्थ रिवॉल्व कर रही थी, ठीक है। मैं कहता हूं धरती को रुक जा अभी, रुक जा भाई, रुक जा। हम तेरे को रोक के सन के साथ देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद द सन, और हम रोकेंगे किसको? धरती को। चलो देखते हैं क्या है, चलो देखते हैं। ये हुआ धरती, ये रुक गई, यहां पे है सन। अब सन से मुझे एक बात पता लगी कि 21 ऑफ मार्च सन की जो डायरेक्ट रेस थी वो कहां पे थी? सर इक्वेटर पे। 23 ऑफ सितंबर सर सन की डायरेक्ट रेस कहां पे थी? इन 2 दिनों में सन की डायरेक्ट रेस थी इक्वेटर के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 21 ऑफ जून सन की डायरेक्ट रेस थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और 22 ऑफ दिसंबर सन की डायरेक्ट रेस है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। ठीक है, कोई फाइट नहीं है, इसको ऐसे समझते हैं। चलो जी देखो सर, 21 ऑफ मार्च आया, 21 ऑफ मार्च डायरेक्ट रेज ऑफ सन इज ओवरहेड टू द इक्वेटर। फेयर इनफ, सन इज ओवरहेड टू द इक्वेटर, कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद सर अगली कहानी क्या है? अगली कहानी, अच्छे से कलर को चूज करते हैं। चलो रुको, और रुको, ये वाला कलर अच्छा है। सन की डायरेक्ट रेज ओवर इक्वेटर, और ये सर कौन सी डेट है? सर ये 21 मार्च है, 21 मार्च। ठीक है सर, अप्रैल गया, मई गया, जून आया 21 जून को सर मैंने देखा सन की डायरेक्ट रेस कहां पे पहुंच गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर। सन की डायरेक्ट रेस कहां पे है? 21 ऑफ जून। तो मुझे पता लगा हमारे सूर्य देवता डायरेक्ट कहां पे पहुंचे हैं? सूर्य देवता डायरेक्ट पहुंचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। फिर जुलाई आया, अगस्त आया, सितंबर आया। जब सितंबर आया तो देखा जो हमारे ये सूर्य देवता हैं वापस 23 ऑफ सितंबर को कहां पे आ गए? वापस इक्वेटर पे आ गए। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भाई साहब कहते हैं कि हम यहां नहीं रुकेंगे, हमें जाना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर।
22 ऑफ दिसंबर, ये यहां पे आ गए। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं मैंने ये अर्थ को क्या कर दिया है, अर्थ को रोका, और फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई ये अर्थ जब रिवॉल्व कर रही थी, इसकी रिवोल्यूशन जो थी वो किस पे थी, टिल्टेड एक्सिस पे थी। अर्थ जब रिवॉल्व कर रही थी और इसके रिवोल्यूशन की जो एक्सिस थी वो टिल्ट थी। इस वजह से क्या हुआ था कि एक्सिस कितना टिल्ट थी सर, 23.5 डिग्री टिल्ट थी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसकी वजह से हमेशा इक्वेटर पे सन की लाइट डायरेक्ट नहीं है। जब ये टिल्ट नॉर्थ हेमिस्फेयर जब सन की तरफ है, तो भाई साहब इसकी डायरेक्ट रेज ऊपर आ गई हैं। अगर ये टिल्ट ना होता तो आप मुझे खुद जवाब दे देना कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर ये नॉर्थ और साउथ टिल्ट ना होता तो मैं कहता हूं सन की डायरेक्ट रेज हमेशा कहां होती, इक्वेटर के ऊपर होती, इक्वेटर के ऊपर होती। अब ये नॉर्थ और साउथ क्या है, टिल्टेड है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और यहां पे मुझे पता लगा, ओके, भले ही अर्थ रिवॉल्व कर रही है बट उसके रेवोल्यूशन टिल्टेड एक्सिस पे रिवॉल्व करने के कारण, टिल्टेड एक्सिस पे रिवॉल्व करने के कारण सन की जो रेज हैं, जो सन रेज हैं, वो कभी कहां पे हैं, कभी तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, कभी है वो इक्वेटर पे, और कभी वो आपको दिखाई देंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। यानी कि भाई साहब, ओहो, बात ये निकली कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और बात ये निकली कि सन जो है वो हमेशा कितने एरिया तक कन्फाइंड रहेगा, इतने एरिया तक। और अब समझ में आ गया होगा कि हमने 23.5 डिग्री ही क्यों लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ये जो 23.5 डिग्री है, ये इसलिए लिया क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री। और इससे मुझे ये पता लगा कि ओके, द कहानी हियर इज, भले ही हम जो मर्जी पढ़ लें, कहानी ये है कि अर्थ भले ही रिवॉल्व कर रही हो सन के चारों ओर, इससे मुझे पता लगता है अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। बेसिकली सन जो है वो क्या कर रहा है, अपेरेंटली मूव कर रहा है। अपेरेंटली का मतलब एक्चुअल में सन रुका हुआ है, बट हमें प्रतीत हो रहा है, अपीयर हो रहा है, अपेरेंट मूवमेंट, क्योंकि हमें प्रतीत हो रहा है ना कि सन की कभी डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसलिए हमें प्रतीत हो रहा है ऐसा कि सन इज मूविंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर ये बात आई तो भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि ये बात अगर है तो सन हमेशा अपनी डायरेक्ट जो रेज हैं वो कहां पे रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में रखता है। और इसी रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, इसी जोन को हम जानते हैं ट्रॉपिक्स के नाम से। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक्स जोन। और इसी जोन को बोला जाता है टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ये टेम्परेचर के कुछ जोन हैं जो आपको मैंने यहां पे बताए, ट्रॉपिक्स का रीजन, टॉरिड जोन। अब यहां पे थोड़ा सा ऊपर अगर देखें तो जैसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल और यहां पे अंटार्कटिक सर्कल की ओर जाओगे तो ये 66.5 डिग्री है नॉर्थ में, ये 66.5 डिग्री है साउथ में। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस रीजन को बोला जाता है, इस रीजन को बोला जाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे अब सनलाइट इतनी ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि सनलाइट कहां से कहां तक कन्फाइंड है, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर। यहां तक तो सनलाइट थोड़ा सा कंपैरेटिवली अब सन का क्या हो गया है, रोल कम हो गया है। और इसके ऊपर तो भाई सब जम जाएगा
इसीलिए उसे हम अभी वाइट कलर से लिखेंगे, क्योंकि बर्फ का जो रंग है वो भी सफ़ेद है। इसे फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है, और इसे भी किस जोन के नाम से जानते हैं? फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और लॉजिक ये कहता है कि सन जो है वो हमेशा ओवरहेड सिर्फ ट्रॉपिक्स के अंदर ही होता है। मतलब सन की जो रोशनी है वो हमेशा 23:30 से 23:30 के बीच में ही कन्फाइन रहेगी। यहां पे सन ओवरहेड होगा, यहां पे सन ओवरहेड होगा, बट 23.5 डिग्री के बियॉन्ड कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। 23.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड कभी भी ओवरहेड नहीं होगा। तो क्वेश्चन, रेवोल्यूशन तो सब पढ़ते हैं, उसका ये नतीजा है, ये जानो, तब पता लगेगा ना कि सर 21 मार्च के बाद सन का मूवमेंट कहां स्टार्ट हो रहा है? सर मार्च के बाद सन का मूवमेंट नॉर्थ में स्टार्ट हो रहा है। सर इसीलिए भारत में भी होली जब मार्च के आसपास आती है तब गर्मियां बढ़ने लग जाती हैं। उसके बाद अप्रैल में जून आ गया, और फिर जब आप यहां पे जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद आप देखोगे, अभी जो महीने चल रहे हैं, अब आपको गर्म पानी से नहाने की जरूरत पड़ने लगेगी थोड़े समय में, क्योंकि 23 सितंबर के बाद अब सन का मूवमेंट कहां स्टार्ट होगा? साउथ की ओर। तो जो ऊपर वाले हेमिस्फेयर हैं, ऊपर वाले हेमिस्फेयर के अंदर आपको क्या दिखाई देने लगेगी? ठंड दिखाई देने लगेगी। तो सीजन्स भी पता लग रहे हैं, सन का मूवमेंट भी पता लग रहा है, जोन्स भी पता लग रहे हैं कि कौन कौन से जोन कैसे कैसे यहाँ पे हैं। तो हमने अब क्या क्या जान लिया? रोटेशन, रेवोल्यूशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और एक सबसे खूबसूरत चीज जो हमने जानी है वो जानी है इस रूप में, जिसको मैं बोल रहा हूं अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। तो यहां पे जो इस पूरी स्लाइड का हेडिंग होगा वो क्या होगा? इस पूरी स्लाइड का हेडिंग होगा, रुक जाओ, बॉक्स बना के ही बता देते हैं, लिख देते हैं इसके अंदर, इस पूरी हेडिंग का apparent movement of sun, apparent movement of sun। सन का ऐसा मूवमेंट जो अपीयर होता हुआ प्रतीत होता है उसे ही बोलते हैं हम apparent movement of sun। So now let's coming back to this entire presentation, जहां पे आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ जो हमेशा दुनिया नहीं बता पाती है, वो ये है कि somebody asked me कि सर इसको सोल्स्टिस क्यों कहते हैं? सोल्स्टिस का मतलब होता है पीक, जहां तक सन रीच कर पाता है, पीक जहां तक सन रीच कर पाता है, मैक्सिमम पॉइंट टिल वेयर सन इज एबल टू प्रोवाइड इट्स ओवरहेड रेज, उसको सोल्स्टिस कहते हैं। और वो कहां पे है? वो इन दोनों जगहों पे ही है। मैक्सिमम कहां तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। मैक्सिमम कहां तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। इसीलिए इसको सोल्स्टिस का नाम दिया जाता है। इसीलिए दिस इज बीइंग टर्म्ड एज सोल्स्टिस। जो पीक है यानी कि सन की ओवरहेड रेज जहां तक पीक पर पहुंच पाती है वो ये आपके सामने है। चलिए, सो हमने ये देख लिया। अब ये भी जान लेना आप कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जैसे 21 जून, 22 दिसंबर, और यहां पे आपको ये वापस, अच्छा, सदर्न हेमिस्फेयर में वो उल्टा होता है। तो ये मैक्सिमम टिल्ट है, शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे, ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इक्वेटर के बारे में हम बात कर चुके हैं, और इक्वेटर के बाद हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जान चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ, बस हमें यह पता होना चाहिए कि ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितनी कितनी देशों से पास करते हैं। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, ठीक है। जैसे भारत के अंदर मैं बात करता हूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में किन राज्यों से पास करती है इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें आप मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उसके साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पाएंगे। बेसिकली अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट जाऊं तो यू विल सी द गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन यू विल सी मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो टोटल जितने भी स्टेट्स मैंने बोले हैं उन सारे राज्यों से भारत में से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है।
अब यहां पे इस स्लाइड के अंदर सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत ही आसान भी है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं क्लेमेटोलॉजी में ही दे पाऊंगा, यहां पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है हमें। तो ये भी नहीं घबराना है कि ये व्यक्ति अभी पूरा नहीं पढ़ा रहा है, छोड़ रहा है, कुछ नहीं छूटेगा। जो चीजों का रेफरेंस जहां पे आएगा मैं वहीं पे उनकी चीजों की बात करूंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ स्लाइड के हिसाब से पढ़ाने लगा तो आप समझ जाएंगे कि कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि जितना मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं कनेक्ट करके पढ़ाए हैं, तो आपको आगे आने वाले समय में जब रियल ज्योग्राफी स्टार्ट होगा तब एहसास भी हो जाएगा। अभी तक तो हम सिर्फ वार्म अप गेम्स में हैं, अभी फाइनल मैच स्टार्ट होने हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप वार्म अप गेम्स हैं। चलें, अब भारत के अंदर जो ये लैटिट्यूड है वो इतने राज्यों से पास करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा लैटिट्यूड? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कुछ रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कोंगो, जैसे कि रिवर माही, और जैसे कि रिवर लिम्पोपो। जैसे कि रिवर लिम्पोपो, जो रिवर कोंगो है ये इक्वेटर को दो भागों में 2 बार कट करती है, मतलब इक्वेटर को 2 भागों में कट करने का 2 बार कट करने का मतलब ये जब बहती है, इक्वेटर अगर इस तरीके से है तो 2 बार इसको कट करते हुए जाती है। माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। ये 3 रिवर्स हैं, इन तीनों के बारे में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखेंगे। माही रिवर जो कि राजस्थान में है और 2 बार कट करके जाती है किसको? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हीट जोन्स में आपको बता चुका हूं, जैसे कि इसको बोला जाता है टोरिड जोन, देन वी हैव द टेम्परेट जोन, देन वी हैव द फ्रिजिड जोन। क्या यहां पे तो सीधा इस तरीके से लिखा है, मैंने तुम्हें बताया कॉन्सेप्चुअल तरीके से कि कैसे सनलाइट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर, इन हीट जोन्स को बनाने के अंदर, ठीक है। तो इस बात के बारे में हमें जानकारी हासिल हो चुकी है। हीट जोन्स के बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का जो सिग्निफिकेंस है वो हमने पढ़ लिया, और उसके साथ साथ ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में हम जान चुके हैं। अब एक जो लास्ट चीज है आज की क्लास की जो हमें समझनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट इज 2 टाइम जोन्स इन इंडिया। भारत के अंदर 2 टाइम जोन्स, ठीक है, 2 टाइम जोन्स भारत के अंदर, वो क्या है उनको हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड के अंदर से, और जिनका रेफरेंस मैं लेटर ऑन स्टेजेस में लूंगा भी, और वो इंफॉर्मेशन होगी सिडेरल डे, सोलर डे क्या होता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल ज्योग्राफी के अंदर फॉर यूपीएससी, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप ज्यादा इस्तेमाल उनका नहीं देखेंगे। तो वो आई विल लीव अप टू यू कैन रीड फ्रॉम दी स्लाइड्स। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हाँ आपको नहीं समझ में आया और आप समझना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूं सोलर डे और सिडेरल डे को, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एज वेल, विल डिपेंड एंटायरली अप टू यू। चलें, अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जो मैंने अभी बात बोली वो ये बोला कि 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो ये रेखा है 82.5 डिग्री, ये डिसाइड की गई अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। होता ये था 1850s तक, 1850s के बाद तक भारत के अंदर 3 टाइम जोन हुआ करते थे, और वो 3 टाइम जोन्स कौन से थे? वो 3 टाइम जोन्स थे। पहला टाइम जोन जिनको बोला जाता था बॉम्बे टाइम जोन, दूसरा था मद्रास, और तीसरा था कोलकाता टाइम जोन। बट 1906 के अराउंड ब्रिटिशर्स को लगा कि देयर इज अ फेरॉर, देयर इज अ chaos because of these 3 time zones. Now the time has come to make these 3 time zones into one single time zone. Then they decided to make one single time zone as 82.5 degree east time zone. But why specifically 82.5 degree? Let's see here. जब आप इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो आपको इंडिया के लॉन्गिट्यूड के बारे में शायद एहसास होगा कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, दिस लॉन्गिट्यूड इज फ्रॉम 68 डिग्री, दिस इज फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट अराउंड टू 97 डिग्री ईस्ट।
68 डिग्री से 97 डिग्री तक है। 97 डिग्री 25 मिनट 68.7 डिग्री वो मैं नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मैं 68 डिग्री से 97 डिग्री कंसीडर करता हूं। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 29 डिग्री। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 29 डिग्री। तो इन्होंने सोचा कि यहां से 14.5 वहां से 14.5 यानी कि बिल्कुल बीच में से हम निकाल देते हैं और वो रेखा निकली 82.5 डिग्री की। 68 प्लस 14.5 82, 82 प्लस 14.5 97 डिग्री। इसकी वजह से आपको यहां पे ये 82.5 डिग्री पे दिखा, जो कि भारत में मिर्जापुर से पास होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तो है ही, उत्तर प्रदेश तो है ही, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो पास करती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश से पास करती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ अब समस्या क्या है सर, हमने सिंगल टाइम जोन रखा, 29 डिग्री का ये डिफरेंस है। भारत का जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो बहुत ही वास्ट है। तो ऐसा बोला गया कि सबसे पहला रीजन, सबसे पहली चीज बोली गई कि वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट के कारण, वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट यानी कि भारत का जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो है वो 29 डिग्री है। 29 डिग्री आपको दिखाई देता है यहां से लेकर यहां तक। 29 डिग्री जियोग्राफिकल एक्सटेंट है जो आपको यहां पे दिखाई देगा, और ये वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट है। और इसके कारण ही देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस जो है, टाइम का जो डिफरेंस है जो किसका, टाइम का जो डिफरेंस है, कहां से कहां सर, ईस्ट और वेस्ट के बीच में, वो भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। कैसे सर, पर डिग्री जो टाइम डिफरेंस होता है वो 4 मिनट होता है, इसीलिए 116 मिनट का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। बट ये 116 मिनट, हमने तो 116 मिनट नहीं है क्योंकि हम IST फॉलो करते हैं। बट अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को छोड़ दें तो आपको एहसास होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये वो टाइम जोन है, ये वो टाइम है जहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, 2 घंटे का ऑलमोस्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। यानी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं तो आपको सुबह के 5 बजे ऐसा एहसास होगा कि भाई सूरज 7 बजे जैसा चल रहा है, 7 बजे लगेगा 9 बजे जैसा। तो दिन जल्दी शुरू भी होगा और छिपना भी शुरू होगा। तो यहां से एक बात पता लगी, सन राइजेस इन द ईस्ट, वो हमें पता है, सेट्स इन द वेस्ट, ये भी ठीक है। इसीलिए जो ईस्टर्न पार्ट होंगे दे विल एक्सपीरियंस द सन एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड वहां पे सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इस कारण से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बायोलॉजिकल रिदम के नाम से जानते हैं, जिसको आप सिरकेडियन रिदम के नाम से जानते हैं। वो सिरकेडियन रिदम और बायोलॉजिकल रिदम कहती है कि हाँ, अगर जैसे सन शुरुआत करता है जैसे सन की एनर्जी होती है, धीरे धीरे सन अपनी पीक पे पहुंचता है और शाम को सन छिप जाता है, यानी कि सन कंपैरेटिवली कम एनर्जी वाला हो जाता है हमारे लिए। वैसे ही हमारी बॉडी भी है। हमारा दिन शुरुआत होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी का लेवल, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग नीचे जाता है। बट हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि सर इस हिसाब से तो रात को पढ़ाई होनी ही नहीं चाहिए और हम तो पढ़ते ही रात को हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। Yes, in this era, in this time, we have changed our schedule because of so many things. वो हमारी बॉडी अकस्टम कर लेती है, अक्लेमेटाइज कर लेती है। बट अगर आप पुराने जमाने के लोगों को देखेंगे तो आपको उनका शेड्यूल वही दिखाई देगा, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को रात को 10 बजे के आसपास तक का। वो एकदम सिंक में है किसकी, हमारी इन्वायरमेंट के। इसको हम बायोलॉजिकल रिदम या इसको हम बोलते हैं सिरकेडियन रिदम। इसको सिरकेडियन रिदम बोला जाता है। 2016 या 17 के आसपास इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज भी मिला इस व्यक्ति को जिसने इस टर्म को दिया, कॉइन किया और ये बताया कि हाँ,
there is a difference, there is a particular thing, there is a thing that our body is in consonance with, our body is in sync with the sun. So whenever the people of northeast they do say कि यार हमारा तो हाल देखो कि हम जब 9 बजते हैं हमारे यहाँ पे घड़ी में, तब सूरज 11 बजे जैसा चमक रहा होता है, हम क्या करें, जल्दी दिन छिप जाता है। जब जल्दी दिन छिप जाता है तो जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि ऑफिस तो मेरा 5 बजे तक है और मेरे को 5 बजे मेरे वहां दिन छिप रहा है, यानी कि दिन छिपना मतलब सनसेट हो रहा है, तो 5 बजे के बाद मैं तो लाइट जगा के बैठ गया, तो इससे देश का एनर्जी का खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर तीसरा वो कहते हैं कि हमारी विमेन जो रात में काम करके लौटती हैं उनकी सेफ्टी का भी इशू है, उनकी सेफ्टी का भी इशू है। तो यहां पे वो कहते हैं कि हमारा एक अलग टाइम जोन होना चाहिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो असम के चाय बागान हैं वहां पे तो वो अपना एक टाइम जोन फॉलो करते हैं जिसको चाय बागान टाइम जोन कहा जाता है, वो अपना टाइम जोन फॉलो करते भी हैं जिसको चाय बागान टाइम जोन कहते हैं। बट माई क्वेश्चन टू यू इज वेदर वी नीड 2 टाइम जोन्स और नॉट, हमें 2 टाइम जोन्स चाहिए या नहीं चाहिए, इसके फेवर और आर्ग्यूमेंट, फेवर और अगेंस्ट में मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए। अगर मैं फेवर और आर्ग्यूमेंट दोनों के फेवर और अगेंस्ट के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट दे दूंगा तो मेरे पास ये पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा जब भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा जाए या मुझसे पूछा जाए मेंस के अंदर। तो मैं कहता हूं 2 टाइम जोन्स के फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है। सबसे पहला, फेवर का मतलब हम चाहते हैं कि हां 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। उसके अंदर सबसे पहला जो मेजर कारण है वो ये है दिस सर्केडियन रिदम ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सर्केडियन रिदम का मतलब आपको मैंने बता दिया कि उनकी बॉडी जो है दैट मस्ट गो इन कॉन्सोनेंस विद द एनवायरमेंट, इन कॉन्सोनेंस विद द सन। सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं सर्केडियन रिदम के साथ साथ द सेफ्टी इश्यूज ऑफ विमेन, और उसके साथ साथ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसके साथ साथ हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डे लाइट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डे लाइट कर सकते हैं। अब मुझसे कोई किसी ने क्लास में पूछा, ऑफलाइन क्लास में, कि सर आप यहां पे ऑफिस के टाइम चेंज कर दो ना, ऑफिस के टाइम चेंज कर दो, आप कह रहे हो कि 5 बजे तक बैठना पड़ता है, ऑफिस का टाइम चेंज कर दो। मैंने बोला अरे बाबले सुन, शेयर मार्केट वहां पे कितने बजे खुलेगा, जो बैंक का सिस्टम जो पूरे देश में एक साथ कनेक्टेड है वो कैसे मैनेज होएगा, है ये तो बता दे। तू कह तो रहा है कि ऑफिस का टाइम 1 घंटा चेंज कर दो, पहले स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। चलो फिर उसके बाद इसकी वजह से जो एनर्जी सेविंग है, एनर्जी सेविंग होगी, एंड यहां पे जो कोस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर। विमेन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी एक बहुत एस्पेक्ट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी एस्पेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। और पॉइंट कुछ देख लेते हैं अगर हमारे डॉक्यूमेंट में इन्होंने ऐड किए हैं तो, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट अगर देखते हैं, असम का पर्सपेक्टिव दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड प्रोडक्टिविटी, फोर्स द स्टेट टू एडहेयर्स to schedule that doesn't align with its time zone. While northeastern states have petitioned New Delhi for a distinct time zone, Assam has taken the initiative to adjust its clock to बागान टाइम। जैसा मैंने बोला आपको चाय बागान टाइम। यहां पे आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि हमने पॉसिबिलिटी देखी है डुअल टाइम जोन की, बट फिर भी उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया आइडिया, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है। मैं बताऊंगा क्या है। अब इसके बाद अगर इसके अंदर इलाहाबाद एज अ सेंट्रल, ठीक है, ये इसके बारे में इन्होंने यहां पे ये बताया है, हिस्ट्री जो हमने बता दिया है। चलो गवर्नमेंट का स्टैंस भी हमने आपसे बता दिया। ओके, एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है फेवर में, अलाइनिंग विद सनराइज एंड सनसेट कैन एनहांस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, हमने लिख लिया। एनर्जी सेविंग्स कैन रिड्यूस इंडियाज कार्बन फुटप्रिंट, लिख लिया। इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी एंड कैन लीड टू बेटर हेल्थ, यस। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही तो मैंने बात बोली, सेफ्टी, सिक्योरिटी, विमेन, ये सब। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का सेविंग है, ये बात भी हमने देख ली। चलो जी,
चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। अब आते हैं चैलेंजेस और कंसर्न पे। याद रखेंगे ये जो स्लाइड है ये है 70 नंबर स्लाइड। आ जाओ यहाँ पे जहां हम अपना ये एस्पेक्ट लिख रहे थे, इसके अंदर आप एक बात और लिख सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं तो बस याद नहीं करता हूं, बस थोड़ा सा सोच का एक पैटर्न है, उससे हमें चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट अगर देखें, अगेंस्ट में अगर आर्ग्यूमेंट देखते हैं, सबसे पहला एक बात बताओ, जब आपने यहां पे मान लो 2 टाइम जोन बना दिए, जब आपने 2 टाइम जोन बना दिए तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि जो हमारी रेलवे लाइंस हैं वो तो अभी तक सिग्नल्स ऑटोमेटेड है ही नहीं। एक जगह से दूसरी जगह पे आप क्रॉस करेंगे, रेलवे का सिग्नल ऑटोमेटेड नहीं है, ट्रेन टकराने लगेंगी, ट्रेन एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। और ऐसा रशिया में देखा भी गया। रशिया के अंदर जो ये रेल एक्सीडेंट्स हैं, जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, ये काफी इंक्रीज हुए भी। और इनके इंक्रीज होने का एक कारण क्या है? एक कारण है मल्टीपल टाइम जोन्स। दूसरा, तुम्हें लगता है कि हाँ सर घड़ी तो लगानी है, नो, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज का मतलब एक ऐसा चैलेंज जहां पे आपको सारे के सारे ऑफिसेस इनको एडमिनिस्टर करना और इनके साथ साथ इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। एडमिनिस्टर चैलेंज तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। तो इसकी क्या है? कॉस्ट है भाई, क्योंकि आपको वहां पे एक लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी टाइम जोन की, जो इस पूरे टाइम जोन को क्या करेगी? कंपाइल करेगी और मैनेज करेगी और एग्जीक्यूट करेगी। तीसरा, जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पे केओस होने लगेगा, क्योंकि यहां पे जो बॉर्डर्स हैं वहां पे हमने बोला 7 बजे बमबारी करनी है। 7 बजे का मतलब क्या हुआ? वहां तक खबर पहुंची, वो अपना टाइम ही एडजस्ट कर रहे हैं अभी। केओस एट बॉर्डर। देन यहां पे आपको रेलवे इंसिडेंट्स, रेलवे जो इंसिडेंट्स हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा। लास्ट जो मेरे दिल के सबसे करीब बात है, जिसका मैं एग्जांपल चाइना के थ्रू भी देता हूं, वो बात यह है दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पे हमने हमारी वजह से बहुत बड़े डिवीजन क्रिएट हो गए हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो रंग के नाम पे हो, रेस के नाम पे हो। जब इतने सारे डिवीजन एग्जिस्ट करते हैं तो हम अब एक और नया तरीका नहीं लाना चाहते जिससे हम इस देश को डिवाइड कर दें। भले ही भारत में हम बोलते हैं कि हाँ, यस वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, but still at grassroots level we know that there is this society is divided on the lines of caste, creed, color, race as well as religion, and we do not want to give this society one more reason to divide on this basis. So can I say this is going to अगर हमने एक ही टाइम जोन रखा तो यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। और यही सेम कारण से चाइना पूरे देश के अंदर इतना बड़ा एक्सटेंट होने के कारण भी सिर्फ एक ही टाइम जोन रखता है, मल्टीपल टाइम जोन नहीं रखता। वो भी कहता है कि हमें ऐसा ना हो कि ये जो लोग हैं ये वक्त के यानी कि टाइम के आधार पे हमसे कटा कटा फील करने लगे। अभी आपको ये एहसास नहीं होगा, बट अगर आप किसी ऐसे देश में हैं जहां पे अभी आप खुद समझो ना, तुम्हें ऐसा लगे कोई बोले कि हाँ तुम मेरे को 9 बजे फोन कर लेना असम से, और आप जब अपने 9 बजे फोन करेंगे तो वो सो चुका हो क्योंकि वहां पे तो टाइम 10 बज गए हैं। सो देन यू विल रियलाइज, अरे यार क्या है यार ये, हाँ यहाँ पे तो मतलब फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर ऐसी भावना, तुम्हें ध्यान रखना, अच्छा यार भाई उसने 9 बजे बोला मतलब तेरे को रात को शाम को 8 बजे ही फोन कर लेना है। सो दैट इज हाउ देयर विल बी एन alienation on the lines of time. So that is what we do not want. ये सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट है। अगर आप एग्जाम में इसको लिखेंगे, I don't know whether it is given in this slide or not, but still I'm telling you, please do remember this. We do not want to give this society one more reason to divide itself on the basis of time itself, right? So please remember this. So this is the favor and against argument of the 2 time zones. और अब यहीं पे 2 टाइम जोन्स जो हमने देखे हैं उसको मैं आपको यहाँ पे चैलेंजेस बता देता हूँ, चाहे वो यहाँ पे रेलवे सिग्नल्स हो,
चाहे वो नंबर ऑफ वर्किंग स्कूल्स हो, रिड्यूस्ड ओवरलैप इन ऑफिस टाइमिंग हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो, पॉलिसी चेंजेस करने हो, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपको यहां दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं यहां पे, सो ये हो गया है मेजर एस्पेक्ट आपका टाइम जोन का। लास्ट भाग यहां पे जो हम देख रहे हैं, दैट इज इन रिलेशन टू हम बात करते हैं यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन की। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। आप जानते हैं कि अगर मैं पूरी धरती को देखता हूं, मान लो ये धरती है, इस धरती के ऊपर, अब धरती के ऊपर मैंने क्या किया, लॉन्गिट्यूड्स बनाए। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री वेस्ट। बट यहां पे देखोगे तो ये दोनों लाइनें क्या है, सेम ही हैं। दोनों लाइनें सेम ही है, क्योंकि दोनों के दोनों धरती गोल हो जाती है। हमने तो बस ऐसे ही अपने कन्वीनियंस के लिए इसको रख दिया कि एक ईस्ट है एक वेस्ट है, बट दोनों है तो सेम ही। अब अगर मान लो मैं 180 डिग्री ईस्ट यानी कि यहां तक जाता हूं, 1 डिग्री पे कितने मिनट आते हैं? 1 डिग्री पे सर 15 मिनट, नहीं सर 4 डिग्री पे, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपने बताया था 4 मिनट आते हैं 1 डिग्री पे। या 1 डिग्री पे कितने मिनट आ रहे हैं? 4 मिनट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऐसा है तो मैं अगर पूरे के पूरे इस पूरे धरती को देखता हूं तो मुझे पता है 360 डिग्री जो है वो 24 घंटे में है, तो 180 डिग्री 12 घंटे और 180 डिग्री 12 घंटे, तो ये हो गए 24 घंटे। बिल्कुल ठीक है सर, 24 घंटे हो गए। बट एक बात समझो, अचानक से अगर मान लो मैंने ये एक लाइन देखी, जिसको मैंने क्रॉस किया तो दिन बदल जाएगा। क्यों दिन बदल जाएगा भाई? क्योंकि सर 360 डिग्री ट्रेवल करके मैं आया तो 24 घंटे का गैप आ गया। मान लो मेरे यहां पे 31 दिसंबर थी और वो ईस्ट में है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि एक ऐसी लाइन भी तो होनी चाहिए पूरी धरती के ऊपर जो पूरे के पूरे इस रीजन में अपनी डेट के डिसीजन के लिए क्या हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करे। उस डेट को डिसाइड करने के लिए वी हैव इमेजिन दिस इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करेंगे तो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको दिखाई देगी। और ये लाइन सीधी लाइन नहीं है। क्यों नहीं है सीधी लाइन? क्योंकि अगर मैंने इसको सीधी लाइन बना दिया तो भाई बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। मान लो ये सीधी लाइन बन गई और ये इस रीजन में से एक देश के बीच में से जा रही है। इस लाइन को क्रॉस करने का मतलब, इसका नाम अगर डेट लाइन है ना, तो मतलब ये लाइन का सिग्निफिकेंस किसके हिसाब से है? डेट के हिसाब से। क्यों डेट के हिसाब से? भाई 24 घंटे में दिन बदल जाता है और हम 360 डिग्री की बात करके आए हैं। 180 डिग्री वेस्ट से चला, 180 डिग्री ईस्ट तक पहुंचा, 360 डिग्री चला ना, तो एक दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। तो हो गए ना 24 घंटे। ये बात आई ना समझ में? तो ये 24 घंटे आपको दिखाई यहां पे देते हैं। और अगर मान लो एक देश के बीच में से गुजरी, तो यहां पे मान लो 31 दिसंबर है और इस देश के दूसरे हिस्से में तुम्हें 1 जनवरी नजर आएगा, तो लोग कहेंगे, पागल हो जाएंगे। लोग कहेंगे, अरे बाबले कैसी बात कर रहा है, मैं तो न्यू ईयर मना लिया। वो कहेगा, रुक जा, हमारा कल था, तूने अब बनाया, हमारा कल था। तो ये जो डिफरेंस है, इसको बचाने के लिए, क्योंकि इस लाइन को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है। इस लाइन को क्रॉस करते ही क्या चेंज हो जाता है? डेट चेंज हो जाती है। इसीलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये 0 डिग्री से आप 180 डिग्री का एक रेफरेंस लेके इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री आपको मैंने पहले ही बता दिया है। नाउ हिस्टोरिकल ओरिजिन देखते हैं इसका। मेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इन 1884, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, उसी के दरमियान ग्रीनविच मीन टाइम को भी लिया गया। बस एक बात याद रखनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बेंड करती है। जहां पे एक ही देश के 2 लैंडमास आ जाते हैं और उन बॉर्डर को हम बचाना चाहते हैं, बेरिंग स्टेट से इसका नोटेबल डिविएशन आपको दिखाई देगा। और इसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, कहां पे? रशिया के साथ। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विद द पार्ट्स ऑफ रशिया एंड अलास्का, देयर इज 1 डे डिफरेंस ड्यू टू द आइडियल्स पोजीशन। मतलब अगर यहां पे अलास्का है और यहां पे रशिया है, भले ही ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हों, बट बीच में से जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, तो
तो इधर टाइम अलग होगा, इधर डेट अलग होगी, क्योंकि धरती गोल है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा ही। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन दिस इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आते हैं कुछ कैलेंडर की बात करते हैं कि कौन कौन से कैलेंडर शुरू होते हैं। भारत ने, ये बात ध्यान रखना, ऑफिशियल जो कैलेंडर है भारत का वो शक कैलेंडर है, शक कैलेंडर जो ऑफिशियल कैलेंडर है। बट जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइन है 26 नवंबर 1949 है ना, उस दिन जो तिथि लिखी हुई है वो विक्रमी संवत की लिखी हुई है। कौन से संवत की लिखी हुई है? विक्रम संवत की लिखी हुई है। और विक्रम संवत क्या होता है? जो हमारी जो भी एज चल रही होती है उसके अंदर +57 जब हम करते हैं तो विक्रम संवत आता है। इसीलिए आप देखो कि the official calendar of India is indeed Shak calendar, also known as the Indian national calendar. It was adopted as the official civil calendar by the government of India in 1957. 1957 में अडॉप्ट किया गया था। अगर ये तब अडॉप्ट ना किया होता, उससे पहले किया होता, तो ये विक्रम संवत हमारे, अगर आप आज जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो आपको प्रियम्बल में इसकी कहानी पता लग जाएगी। शक के साथ ये अलाइंड है, जिसके अंदर आपको 78 का डिफरेंस ऐड करना होता है, 78 का डिफरेंस ऐड करना होता है। और इनके जो नाम हैं, आप शायद थोड़ा बहुत आपको पता होगा, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। पौष, माघ एंड फाल्गुन, ये सारे क्या हैं? इनके मंथ्स हैं। ठीक है, अभी जैसे कार्तिक माह शुरू होगा और कार्तिक माह की अमावस्या को ही दिवाली आएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को ही आप गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं, है ना। ये ऐसे जो हमारे जितने भी कैलेंडर हैं उसी के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ऑफिशियल कैलेंडर। बट जिस कैलेंडर को हम देख रहे हैं, जो न्यू ईयर, शक ईयर जो है, वो चैत्र के साथ स्टार्ट होता है ना। हमारे जब राजस्थान में बात होती है तो इसी तरीके से होती है कि जो गणगौर का महीना आता है, गणगौर जो है वो लास्ट त्यौहार होता है। और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज से ये हमारे जितने भी त्योहार हैं वो स्टार्ट होते हैं। और जो गणगौर होता है वो हमारा लास्ट त्यौहार होता है, जो हम ये राजस्थान में बोला जाता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो गणगौर का फेस्टिवल है, दैट वुड बी द लास्ट फेस्टिवल ऑफ अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर। और उसके बाद जो हमारा मंथ है, जो चैत्र का महीना है, जो चैत्र का प्रथमा है, उसे हम वहाँ से स्टार्ट होता है शक कैलेंडर, जिसे हम न्यू ईयर के नाम से जानते हैं। लार्जली 21 मार्च के बाद ये आपको दिखाई देगा। और इसके बाद हम अगर वैसे देखें, लार्जली आजकल तो हम सब लोग बहुत ही वाकिफ़ हैं जिस कैलेंडर से, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इशूइंग गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस फॉर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो एंड इन कैलेंडर्स पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अंदर बस हम एक ही चीज़ है कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ करते हैं, बट साइड बाय साइड हम देखेंगे हमारे जो ऑफिशियल कैलेंडर्स होंगे उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा। उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो कि हमारे जितने त्यौहार हैं उनमें शक और संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इनका भी बहुत एहसास दिखाई देगा। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर आप भारत के त्योहारों को जानना चाहते हैं तो उनको हिंदी के कैलेंडर के हिसाब से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने आपको एक बहुत अच्छे से एक लाइन बोली है जिसके थ्रू मैं इस क्लास का अंत करना चाहूँगा, वो लाइन मैं बार बार बोलता रहा हूँ। और हमेशा से हमारे त्यौहार ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, जिसे हम छोटी तीज, बड़ी तीज, है ना, और राजस्थान में तो डिफरेंट तरीके की जो तीज होती हैं उनसे इन त्योहारों की शुरुआत होती है। और गणगौर जो है वो लास्ट त्यौहार इस पूरे कैलेंडर के अंदर दिखाई देता है। सो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। Thank you so much guys, and I hope you liked this video. We'll see you next time with another chapter. See you. Bye bye.